चैप्टर 6 देख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों अलग अलग तरीके से इनको समझ में लोगों के आया शुरुआत में कि भाई ये अलग अलग ब्रांच हैं, ये सेपरेट हैं और ये अनरिलेटेड ब्रांच है। बहुत समय तक लोगों ने ये माना। अब 19वीं जब सदी आई तो उसके जो पहले के डेकेड्स थे, 10 साले थे, उसमें एक्सपेरिमेंट्स किए गए इलेक्ट्रिक करंट पे। ओर्स्टेड साहब, एम्पियर साहब हैं और बहुत सारे लोगों ने, बहुत एमिनेंट पर्सनालिटीज ने काफी सारे अपने अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया, उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है, जैसे कि पहले माना जाता था कि ये अनरिलेटेड है, ऐसा नहीं है, ये बहुत हद तक रिलेटेड है। और उन्होंने ये भी देखा और ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज जब मूव कर रहा होता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये होता है कि किसी एक जगह पे मैग्नेटिज्म के कारण या फिर एक फील्ड, एक उसके आसपास एक ऐसी चीज जनरेट हो जाए जो चीजों को इफेक्ट करे। अभी हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानेंगे। अब ये समझ लीजिए कि एक फील्ड क्रिएट करता है। तो इलस्ट्रेशन के लिए एक, जैसे मान लीजिए करंट एक वायर में बह रहा है तो वो मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करता था। अगर मैग्नेटिक नीडल को उस करंट के पास में ले जाएं तो वो हिलता था। अब ये जब फिनोमेना हुआ तो काफी सारे सवाल आए। क्या ये आपका कन्वर्स भी ट्रू है? क्या यदि हम मैग्नेट को मूव करें, देखिए जब हमने करंट पास किया तो मैग्नेटिक नीडल मूव की। अब सवाल ये उठा कि अगर मैग्नेट को मूव किया जाए तो क्या ये उल्टा हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो सकता है? क्या ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में जो ये कॉल है, मतलब एक तरफ की कॉल है, दूसरी तरफ की भी कॉल हो सकती है? तो 1830 में, 1830 में माइकल फैराडे साहब ने, जो इंग्लैंड के थे, और जोसेफ हेनरी साहब जो यूएसए से थे, इन्होंने क्या किया कि ये बताया कि इलेक्ट्रिक करंट ये वाकई में आता है, वो वाकई में प्रोड्यूस होता है यदि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाए या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाए। मैग्नेटिक फ्लक्स यही होता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड, कितनी मैग्नेटिक लाइंस पर यूनिट एरिया आपकी पास हो रही है, या फिर उस एरिया के, उस जो भी एरिया आप क्रॉस सेक्शन ले वहां से पास हो रही है। तो ये जो फिनोमेना है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है, पैदा होता है कंडक्टर में, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो माइकल फैराडे साहब और हेनरी साहब ने जो हिस्टोरिकली एक्सपेरिमेंट किए, वो उसी को आज देखिए जो हम हमारी लाइफ के इंटीग्रल पार्ट हो गए। चाहे जनरेटर की बात करें, चाहे ट्रांसफार्मर्स की बात करें, ये इंटीग्रल पार्ट हो गए, राइट? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी जो हुई, आज हमारे सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, हमारे लोग, हमारे जो काम है उसकी प्रोग्रेस के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इस डिस्कशन में हम देखेंगे कि फैराडे साहब के एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है इंड्यूस्ड, और हम सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एडी करंट्स, इसके बारे में भी बात करेंगे। फैराडेज एक्सपेरिमेंट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहां से निकल के आया, कैसे आया? तो ये कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आया लोगों को, ये कैसे आया? फैराडे साहब ने अपनी बहुत जद्दोजहद करके, बहुत मेहनत करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स की। अब उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम देखते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो यहां पर इस फिगर को ध्यान से देखिए। इन्होंने क्या किया, फैराडे साहब ने एक इस तरीके से सर्कुलर रिंग ली, सॉफ्ट आयरन की रिंग थी ये, और एक इंसुलेटेड कंडक्टिंग कॉइल, यानी कि ये जो कंडक्टिंग कॉइल है इसको इन्होंने वाउंड किया, यानी इसमें लपेटा, राइट? यहां पर इन्होंने एक वोल्टेज या बैटरी लगाई। अब एक साइड में, दूसरे साइड में इन्होंने क्या किया, जो अपोजिट साइड था, यहां पर भी इन्होंने कंडक्टिंग कॉइल लगाई, इस तरीके से घुमा के इसमें, मतलब इसको लेप दिया। लेकिन यहां पर इन्होंने एक गैल्वेनोमीटर, जो कि करंट को नापता है, वो लगा दिया। अब जो कॉइल है जो कनेक्टेड है आपकी बैटरी से, ये काम करती है सोलिनॉइड की। जहां पर भी इस तरीके से आप किसी चीज पे ऐसे वायर वाउंड कर दें, वो सोलिनॉइड का काम करती है ना? और
जब इलेक्ट्रिक करंट को हमने पास किया इस कॉइल से यानी कि सोलेनोइड से, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और ये जो गैल्वेनोमीटर यहां आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है जो इस कॉइल के थ्रू बह रहा है, जा रहा है। तो क्योंकि जो रिंग है वो सॉफ्ट आयरन की है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेगी वो इस रिंग के अंदर ही रहेगी, कन्फाइंड रहेगी, है ना, इसके आसपास ही रहेगी। तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड बह रही है, पास हो रही है इस रिंग से, वो अंदर का पार्ट आप ले ले, दूसरे इससे जो बहेगी वो इस पार्ट में सेकंड कॉइल के भी जाएगी और ये क्लोज लूप बनाएंगे इस तरीके से। या ये कहिए कि रिंग आपका कनेक्ट करता है दो कॉइलों को, किसके थ्रू? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू। ये और ये आपस में कैसे कनेक्टेड है? ये आपस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू कनेक्टेड है। तो जो फैराडे साहब ने एक स्टेडी करंट, इलेक्ट्रिक करंट इस लेफ्ट कॉइल में, जो आपको यहां पर दिख रहे हैं, लेफ्ट कॉइल में पास किया, उन्होंने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर है उस पर कोई इफेक्ट हुआ नहीं, कोई इफेक्ट हुआ नहीं। वो थोड़े डिसअपॉइंट हो गए, दुखी हो गए, क्योंकि इससे उन्हें बड़ी आशा थी। लेकिन वो तब उन्होंने काम किया जब फैराडे साहब का एक इंट्यूशन था, एक सोच थी, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि हर मोमेंट में जैसे ही वो गैल्वेनोमीटर इधर उधर थोड़ा सा डिफरेंट करता है, जब इस बैटरी को स्विच ऑफ और स्विच ऑन किया जाता है, जैसे ही वो स्विच ऑन करते थे या स्विच ऑफ करते थे, तब जरूर गैल्वेनोमीटर थोड़ा इधर उधर होता था, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन उसमें होता था। तो इस दोनों ही केसेस में आप देखिए, जो डिफ्लेक्शन है या फिर जो इस मूवमेंट है, इसके यहाँ जो उसका मार्कर है गैल्वेनोमीटर का, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता था, राइट। तो इस ऑब्जर्वेशन से गैल्वेनोमीटर्स में ये जो करंट या फिर एक तरीके से जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, जब एक स्टेडी करंट पास होगा तभी होगा। तो फैराडे साहब ने कंक्लूड किया कि जो स्टेडी करंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इन्होंने इसको जोड़ दिया तो जब करंट बहने लगा तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो जब ऑन ऑफ करते थे तब डिफ्लेक्शन होता था, इसका मतलब कि जब हम करंट को चेंज करते हैं, चेंज इन करंट होता है, करंट की संख्या में तब्दीली होती है, तब कुछ होता है। ये इनका पहला ऑब्जर्वेशन था, पहले एक्सपेरिमेंट से। उसके बाद बारी आई एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो फैराडे साहब ने उन्होंने क्या किया, दो बार मैग्नेट वी शेप में, इस तरीके से, ये एक देखिए, ये वी शेप दिख रहा है आपको, ये वी शेप है, इस तरीके से इन्होंने इसका अरेंजमेंट किया। जो ओपन एंड है इस वी शेप का, यहां पर ये जो ओपन एंड है, इन्होंने एक सॉफ्ट आयरन रखा, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं नीले कलर में। इसमें एक इंसुलेटेड कॉपर वायर इन्होंने वाउंड कर दिया इस तरीके से। अब गैल्वेनोमीटर उन्होंने यहां लगा दिया इस कंडक्टिंग वायर से। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो गैल्वेनोमीटर है, ये आपका डिफ्लेक्शन, इसमें डिफ्लेक्शन तब होता है जब इस ऊपर वाले मैग्नेट को आप इस तरीके से ले जाते हैं, नीचे की तरफ दबाते हैं। जैसे ही ये मैग्नेट नीचे की तरफ आता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके साथ लिंक्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी, मैग्नेटिक लाइन जो पास हो रही है वो बढ़ जाती है। तो जब मैग्नेट टच करता है इस आयरन रॉड फ्लक्स को जो इस कॉइल के साथ कनेक्टेड है, तब यह मैक्सिमम हो जाता है। इसका मतलब यहां पर ये मैक्सिमम हो जाएगा। और जैसे ही मैग्नेट को आप इससे दूर करेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कम हो जाता है। जितना ज्यादा इसके करीब मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा और वो चेंज होगा, जितना ज्यादा होगा उतना इसमें डिफ्लेक्शन होगा। इस एक्सपेरिमेंट से फैराडे साहब ने क्या कंक्लूड किया? इस एक्सपेरिमेंट से फैराडे साहब ने कंक्लूड किया कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट है कॉइल में, वो चेंज होता है। यानी कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली हो, चेंज हो, तभी कुछ होता है। केवल फ्लक्स से काम नहीं चलेगा, ओके, केवल फ्लक्स से काम नहीं चलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स से काम नहीं चलेगा, बल्कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स आप कितना भी डालते रहिए, कितना भी चेंज होता रहे, कितना भी पास होता रहे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा, तब चीजें तब्दील होगी, तब ये चेंज होगा, राइट। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट की बारी आई। इस फिगर में देखिए, फिगर 1.3 है, इसमें एक इंसुलेटेड कंडक्टिंग कॉइल है आपका C1, ये वाला, राइट। एक इंसुलेटेड कंडक्टिंग कॉइल C1 है, इसको कनेक्ट किया गया है गैल्वेनोमीटर से। इसको इस तरीके से यहां से कनेक्ट कर दिया गया, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर आ गया। जब नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल देख पा रहे हैं आप, जब नॉर्थ पोल इस बार का, ये बार है आपका, पूरा बार मैग्नेट है यहां से यहां तक, जब इसका नॉर्थ पोल इसके करीब लाया गया, राइट, तब ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसके पॉइंटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ। ये बताता है, इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक करंट इस कॉइल में है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन
शो करता है जब तक ये बार मूव कर रहा है, जब तक आप इसको आगे पीछे कर रहे हैं। लेकिन गैल्वेनोमीटर तब कुछ भी नहीं शो करता जब आपने मैग्नेट को इस तरीके से रख दिया। अगर स्टेशनरी है तो कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी करंट इसमें बहेगा नहीं, गैल्वेनोमीटर कुछ भी शो नहीं करेगा। इसको इधर और इधर मूव करेंगे तब शो होगा। तो जब मैग्नेट को हम इस तरफ ले, बाहर की तरफ खींचे कॉइल से, तो गैल्वेनोमीटर शो करता है डिफ्लेक्शन दूसरी डायरेक्शन में। इसका मतलब यह है कि करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया है। इसके अलावा जब साउथ पोल बार मैग्नेट का यदि आप नॉर्थ पोल को लाए और उसको आप उसकी तरफ लेके जाए या उसको पीछे की तरफ ले, तो जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर का वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा जो आपका जब अपने नॉर्थ पोल को लाया था। यानी कि ये नॉर्थ और साउथ था, अगर इसको साउथ और नॉर्थ कर दें तो डिफ्लेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो ये एक चीज थी। अब एक और बात करेंगे कि जो इंड्यूस करंट है वो ज्यादा होगा जब मैग्नेट को आप अंदर की तरफ धकेले, यानी कि अंदर की तरफ लेके आए और तेजी से लाए। ध्यान रखिएगा, केवल अंदर लाना नहीं है, तेजी से लाना है, फास्टर। जब बार मैग्नेट को आपने फिक्स रख दिया तो जो कॉइल, जो C1 कॉइल है, देखिए ये भी एक इनका दो कॉइल के साथ एक एक्सपेरिमेंट था कि ये एक आपकी कॉइल है, ये एक कॉइल है। अब ये कॉइल को जब आप ऊपर नीचे करेंगे, यानी कि इनको करीब लाएंगे, इनको दूर करेंगे, तब भी आपका यहां पर गैल्वेनोमीटर मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके और इसके दरमियान जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। तो जब बार मैग्नेट को अगर आप रिप्लेस कर दे इस करंट कैरिंग कॉइल से, देखिए बार मैग्नेट की जगह अब ये जो लाल कलर में आप डॉटेड दिख रहे हैं, ये इसका मतलब ये है कि अब हमने कॉइल लगा दिया। ये C1 के साथ आपकी C2 कॉइल होगी, ठीक। अब इनके बीच में रिलेटिव मोशन हुआ, जब ऊपर नीचे आपने इसको किया तब भी गैल्वेनोमीटर ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसके अलावा जो C1 और C2 कॉइल यहां पर देख रहे हैं, इनको रोटेट कर दें, इनको घुमा दे इस तरीके से, तभी डिफ्लेक्शन होगा, राइट। तो हर जगह जहां पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस उस एरिया से जा रही है, यूनिट एरिया से जा रही है, जब जब उसमें चेंज होगा तब तक कुछ डिफ्लेक्शन होगा, करंट पैदा होगा। तो जो रिजल्ट है इस एक्सपेरिमेंट के, जो उन्होंने 2-4 एक्सपेरिमेंट किए जो मैंने आपको बताए, उसमें हुआ ये कि अगर जो रिलेटिव मोशन होता है एक का दूसरे के संबंध में क्या मोशन है, जब रिलेटिव मोशन मैग्नेट और कॉइल के बीच में, यानी कि दो कॉइल्स के बीच में, यही रिस्पॉन्सिबल है, यही जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस करने में पूरी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। यदि जो रिलेटिव मोशन है मैग्नेट और कॉइल के बीच में, यदि इसको बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो ज्यादा और कम करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा। इंड्यूस मतलब एक तरीके से किसी चीज के कारण किसी और चीज में जो चीज होती है ना, जैसे मान लीजिए मैं IIT की तैयारी कर रहा हूं, मेरा दोस्त है, मेरा बहुत पक्का दोस्त है, तो वो भी IIT की तैयारी करेगा, उसके दिमाग में आएगा ना, हो सकता है किसी चीज में, एक इंड्यूस्ड इफेक्ट होता है। तो इंड्यूस्ड एक के कारण दूसरे पे जो इफेक्ट होता है वो इंड्यूस्ड करंट की बात मैं कर रहा हूं। और जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड करंट का, अगर उसको रिवर्स कर दिया तो जो डायरेक्शन है रिलेटिव मोशन का वो रिवर्स हो जाएगा। यदि मैग्नेट और जो कॉइल है या फिर दो कॉइल है, इसको ये मूव कर रहे हैं सेम स्पीड से, सेम डायरेक्शन में, ध्यान रखिएगा इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कुछ भी नहीं है। जब दोनों सेम स्पीड से और सेम उस पर मूव कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी उनकी 0 है, तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, लेकिन रिलेटिव मोशन इस तरीके से होना चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी कुछ हो, मैग्नेटिक फ्लक्स में कुछ चेंज हो, तभी करंट प्रोड्यूस होगा। तो फैराडे साहब ने जो करंट प्रोड्यूस हुआ, एक चीज के कारण दूसरे में जो करंट जनरेट हुआ दूसरे कॉइल में, उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि वो दूसरे के कारण, पहले के कारण दूसरे में इंड्यूस हो गया या दूसरे के कारण पहले में इंड्यूस हो गया। तो जो करंट जनरेट हो रहा है और कॉइल में, ये आपको देखिए, करंट जनरेट हो रहा है तो ईएमएफ भी होगा, यानी वोल्टेज वाली बात भी आएगी। करंट कैसे आएगा? V = IR, है ना, बगैर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ईएमएफ की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें, वोल्टेज की बात करें, वोल्ट की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो जब भी करंट होगा तो एक ईएमएफ भी होगा। तो फैराडे साहब ने कहा कि हाँ भाई, मूविंग चार्जेस हो रहे हैं, चार्ज मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई करंट हो रहा है तो आपका ईएमएफ भी इंड्यूस हो रहा होगा, इसका मतलब, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कह दिया उन्होंने इसको। और इस पूरे फिनोमेना को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दूसरे कॉइल में भी प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसमें। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
जो पैदा हो रही है वायर में, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड में आप क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि दो एंड में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट बहेगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी सेकेंड कॉइल में। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है समय के साथ, और यही जो फैक्ट है, यही बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है फैराडे साहब की डिस्कवरी। फैराडे साहब ने यही चीज जनता के सामने, दुनिया के सामने लाई। तो फैराडे डिस्कवरी, ये एक ड्रीम फुलफिल हो गया लोगों का कि कैसे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए फैराडे साहब का ये जो एक्सपेरिमेंट थे, जो उनका काम था, ये आज हमारे जिंदगी के हर आयाम में बसा हुआ है और हम इसको सब जगह यूज करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? अब जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं, वैसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, किसी भी सरफेस से अगर देखा जाए, किसी भी सरफेस जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, वो कुछ होती नहीं है, वो है कितने नंबर ऑफ लाइंस। जैसे मैंने ये नंबर ऑफ लाइन बनाए, कितने हो गए? 5। ये अभी 1 2 3 4, ये 5 हो गए। इस तरीके से कितने नंबर ऑफ लाइंस पास हो रहे हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया से पास हो रही है। जैसे ये एरिया है, अगर मैं इस एरिया को छोटा कर दूं, इस एरिया को बड़ा कर दूं, और 2 3 लाइन आ जाएंगी इसमें। तो जितनी मैग्नेटिक लाइन, कितने नंबर आप गिनना है आपको, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस सरफेस के थ्रू पास हो रही है नॉर्मली ध्यान रखिएगा, नॉर्मली कितनी पास हो रही है। यानी कि अगर मैं इसको कहूं कि ये मेरा सरफेस है और वो इस तरीके से जा रही है, तो ये नॉर्मल हुई। लेकिन अगर इस तरीके से जा रही है तो नॉर्मल नहीं हुई, मुझे एंगल के हिसाब से देखना पड़ेगा, मुझे इसका कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो इसके परपेंडिकुलर या नॉर्मल है, राइट। तो इसी को हम फाई कहेंगे। अगली बार जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स आप देखेंगे तो फाई लिखा होगा वहां पे, ये इसका सिंबल है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी प्लेन आप मान लीजिए जिसका सरफेस एरिया ए है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिया, इसको हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू बी डॉट ए। फाई होता है बी डॉट ए, और बी डॉट ए किसी का दो चीज का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। थीटा किसके बीच में एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल है। देखिएगा इस शेप में, अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखें तो यहां पर आप देखिए कि ये जो शेप है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से नहीं है, वो इस तरीके से जा रही है। यानी कि वो एक एंगल बना रही है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एरिया के साथ ऐसा एंगल बना रही है। इस थीटा के बारे में बात हो रही है यहां पर। अब इसको कर्व सरफेस एरिया पे भी लागू किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि प्लेन सरफेस हो, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस पे भी लागू किया जा सकता है। हम जानते हैं इसको कैसे करना होता है। छोटा सा एक पोर्शन लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे पूरे सरफेस के लिए। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड अगर अलग अलग मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन अलग अलग है, अलग अलग पार्ट में, इस फिगर को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बिल्कुल भिन्न, अगर यूनिफॉर्म होती है तो ये यूनिफॉर्म है, सब इक्वी डिस्टेंट है ना। ये यूनिफॉर्म नहीं है, देखिए एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, नॉन यूनिफॉर्म है। और सरफेस भी आपका नॉन यूनिफॉर्म है, ना कोई स्क्वायर है, ना कोई स्फीयर है, ना कोई प्लेन है, ये भी आपका नॉन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब ये कोई भी आर्बिट्ररी शेप हो सकता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी अलग अलग मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है अलग अलग पार्ट में, वो यहाँ आपको दिखाई गई है। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस सरफेस के थ्रू, उसको हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए एक हम छोटा सा एक एरिया ले लेते हैं, ये बी, ये वाला छोटा ले लेते हैं B1, और ये सॉरी DA1, हाँ, यहां से B1 पास हो रहा है। एक और छोटा पाथ ले लीजिए, इससे B2 पास हो रही है, और यहाँ पर DA2 इसका एरिया हो गया। इस तरीके से B डॉट DA, B1 डॉट DA, B2 डॉट DA, B3 डॉट DA। तो B1 डॉट DA आपका 1, B2 डॉट DA2 और B3 डॉट DA3, ऐसा अलग अलग करके पोर्शन ले लीजिए। अब सबका जोड़ना है, सबका निकालना है, ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन सबको जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे? फाई कैसे निकालेंगे? सिग्मा कर देंगे, जितने भी एलिमेंट्स है हमारे ले लेंगे, BI डॉट DI, यानी कि B1 से लेकर BN तक जितने भी एलिमेंट्स बन गए, और जितने भी एरिया हमने ले लिए। अब DA क्या है? ये तो एरिया वेक्टर है। किसी आई का मतलब ये है कि ith एरिया एलिमेंट का वेक्टर है, और BI आपका मैग्नेटिक फील्ड है उस एरिया एलिमेंट का, DAI का। तो जो SI यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की, वो है वेबर। इसको टेस्ला मीटर स्क्वायर से हम डिनोट करेंगे। यदि जो अगर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसी प्लेन में जो पॉइंट कर रहा है बाहर की तरफ डायरेक्शन जो फील्ड का है, तो थीटा हो जाएगा 0। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। आप यहां पर रख के देख लीजिए, आपका जो थीटा 0 है, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस 0 होगा 1, है ना। तो ये BA ही होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर cos थीटा की जगह cos पाई रख दूं तो ये होता है -1, तो ये -B हो जाएगा, है ना। तो यदि नॉर्मल पॉइंट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड के, अगर फील्ड इस तरीके से है और जो एरिया है उसका नॉर्मल इस तरीके से पॉइंट कर रहा है,
तो फ्लक्स आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि यहां पर माइनस बी आ जाएगा। लेंजेस लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, इससे हमको डायरेक्शन पता चलता है करंट का। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसके बारे में हमने अभी अभी डिस्कस किया, लेकिन हमने ये नहीं बात की कि कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है और किस डायरेक्शन में हो रहा है, किन कंडीशंस में हो रहा है। तो इसका जवाब 1934 में 1934 में एक जर्मन फिजिसिस्ट साहब थे लेंज, उन्होंने एक रूल निकाला और इसी रूल को संज्ञा दी गई, बताया गया लेंजेस लॉ, जो आपको डायरेक्शन देता है या पोलैरिटी देता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसका डायरेक्शन बता रहा है। तो पहले हम जरा इसका लॉ पढ़ते हैं, लेंजेस लॉ का, और फिर फैराडे लॉ, और जो हमको मैग्नीट्यूड, खास तौर पे जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड ईएमएफ का कैसे निकालेंगे, फैराडे लॉ से हमको मिलता है। तो इस फिगर को देखिएगा आप, मान लीजिए आपके पास एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट हो गया आपका, इसको हमने इसकी तरफ लाया, किसकी तरफ लाया, एक कंडक्टिंग कॉइल, यहां पर एक कंडक्टिंग कॉइल है, यहां पर इसका नॉर्थ पोल सामने है, ठीक। अब इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा इस कॉइल के साथ, वो कंटिन्यूअसली चेंज होगा। इसका मतलब जब आप इसको करीब ला रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो यहां पर करंट आप ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट बहेगा, है ना, करंट बहने लगेगा इस कॉइल से, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो जो कॉइल है वो अपने आप एक मैग्नेट की तरह काम करने लगेगी, ये मैग्नेट की तरह काम करने लगेगी। तो जो डायरेक्शन है करंट का, अभी हमें पता नहीं, अभी हमें नहीं पता, अभी ये एसएस अभी भूल जाइए। इस सिचुएशन में यदि जो इलेक्ट्रिक करंट है, मान लीजिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहता है, मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहता है, अब अगर हम कॉइल के एक साइड में, सेम साइड में देख रहे हैं, जहां से मतलब इस साइड से नहीं देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं, जहां से हम बार मैग्नेट लेकर आ रहे हैं, तो जो साइड है कॉइल की जो फेस कर रही है मैग्नेटिक, इसके मैग्नेटिक फील्ड के, वो क्या करेगी, वो साउथ पोल बन जाएगी, राइट। यानी कि जो साइड है कॉइल का जो फेस कर रहा है मैग्नेट को, वो किसकी तरह काम करेगी, साउथ पोल की तरह। अभी हम ये सोच रहे हैं, अभी हमने कहा नहीं कि ये क्या है, अभी हम सोच रहे हैं, हमने एक अंदाजा लगाया, ठीक। अगर ये नॉर्थ है तो साउथ बन जाएगा, ऐसा अंदाजा लगाया। यदि हमारा ये अजम्पशन ट्रू है, तो अगर हम जरा सा भी पुश करेंगे इस मैग्नेट को, तो मैग्नेट अगर मैंने इसको पुश किया तो झट से, क्योंकि साउथ बन गया, झट से अपने आप उसकी तरफ, क्योंकि अपोजिट जो पोल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो जैसे हम लाएंगे अपने आप दौड़ता चला जाएगा बगैर कुछ किए, है ना, इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब जो रेट है, जो फ्लक्स चेंज हो रहा है इस कॉइल के हिसाब से, वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो इंड्यूस करंट भी बढ़ जाएगा। अगर आप इसको नॉर्थ, ये है, इसकी तरफ खींचा चला है, तो यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, करंट भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो साउथ पोल है कॉइल का, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, इसका मतलब वो और ज्यादा इसको अट्रैक्ट करेगा बहुत ज्यादा फोर्स से। इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेट है ये ज्यादा एक्सेलरेट होगा और इस कॉइल के करीब बहुत तेज वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी इस मैग्नेट की। इसका मतलब ये करंट बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। यदि हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर निकाल दें, लगा दें इस कॉइल में, मतलब मैं यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं कैपिटल आर, तो जो जूल हीट इसमें प्रोड्यूस होगी वो भी कंटिन्यूसली बढ़ेगी, और वो जानते हैं हम कैसे देते हैं, आई स्क्वायर आर टी, है ना। तो इस केस में कोई मैकेनिकल वर्क तो किया ही नहीं, कोई मैकेनिकल वर्क तो हुआ ही नहीं, आपने जरा सा पुश किया मैग्नेट को और कुछ नहीं किया, लेकिन देखिए आई स्क्वायर आर टी अपने आप बढ़ने लगी बगैर कोई एनर्जी खर्च किए। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो इसको गलत मानता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि हम कोई भी एनर्जी बगैर किसी कॉस्ट के पैदा कर ही नहीं सकते। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था कि जो कॉइल में आपका साउथ पोल बना था वो गलत हो गया। इसका मतलब वहां नॉर्थ पोल बना। जब आप नॉर्थ पोल को इसकी तरफ भेजेंगे तो ये नॉर्थ पोल बनाएगा, ये नॉर्थ पोल बनेगा। अभी हमने बहुत डिस्कशन किया इसके ऊपर। तो इसका मतलब हमने जो मान के चले थे कि नहीं साहब ये तो साउथ बनेगा, ये नॉर्थ साउथ के साथ तरफ खिंचाएगा और ये अपने आप इसकी तरफ खिंचाएगा और करंट भी जबरदस्त पैदा होगा, जो कि एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी ने बिल्कुल आउटराइट मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ये साउथ नहीं बनेगा बल्कि नॉर्थ बनेगा, राइट। अब एक और अल्टरनेटिव हमारे पास है, राइट। अगर ये साउथ नहीं है तो नॉर्थ बनेगा ना,
तो ये ऑल्टरनेटिव हमारे पास है। यहां पर जो करंट है वो कैसे फ्लो करना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमने पहले क्या मान के चले थे, हमारा एक असम्पशन था कि नहीं भाई ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रहा है और सब चीजें आराम से चल जाएगी, लेकिन ये ऐसा है नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में बहना चाहिए, राइट। अगर हम इसको इस तरफ से देखें, अब यहां पर बात क्या बनती है कि जब हम इस नॉर्थ पोल को इधर से लाएंगे और ये नॉर्थ पोल बनेगा तो नॉर्थ नॉर्थ आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यदि ये ट्रू है तो यहां पर एक रिपल्सिव फोर्स बन रहा है। तो ये जो मैकेनिकल वर्क है वो हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये नॉर्थ नॉर्थ का जो एक रिपेलिंग फोर्स है उसके लिए हमको ज्यादा मेहनत लगेगी कि नॉर्थ को उसकी तरफ लाने में, राइट। तो हमको मेहनत करनी पड़ रही है। अब जो मेहनत करनी पड़ रही है वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तभी हमारा जो हमको मेंटेन, इस मोशन को मेंटेन करने के लिए हमको एक जो रिपल्सिव फोर्स बन रहा है उसके लिए हमको यहां इसको करीब भेजने में मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जो I2RT जो पैदा हो रहा है कॉइल का, वो किसके कारण आ रहा है, क्योंकि हमको यहां से यहां तक लाने में मेहनत करनी पड़ती है। नॉर्थ नॉर्थ तो आपस में रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को मंजूर है। आप कुछ काम करेंगे तभी कुछ एनर्जी पैदा होगी, तभी कुछ चीज होगी, ये बिल्कुल सही है। ये इस डिस्कशन से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस्ड करंट है ये पैदा होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड को जो प्रोड्यूस होगी वो अपोज करेगी जो उसका कॉज है। यहां पर जो नॉर्थ पोल है वो उसका कॉज है, तो यहां पर नॉर्थ बनेगा ऐसे। और ये जो नॉर्थ है, देखिए ये जो डायरेक्शन है, ये एरो, यहाँ एरो लगा दीजिए, यही आपको बता रहा है कि करंट इस तरीके से बह रहा है, इस तरीके से बह रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है यही लेंजेस लॉ है, जो आपको डायरेक्शन बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या डायरेक्शन होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन वही होगा जो भी इस करंट को या इस ईएमएफ को प्रोड्यूस करा होगा उसको ये अपोज करेगा। उस तरीके से यहां पर पोल बनेगा। फैराडे लॉ क्या कहता है? अब फैराडेज लॉ देखिए, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से फैराडे साहब एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो ईएमएफ बन रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कॉइल में, जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल में चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो हमने डिस्कस किया, हम अलग अलग हमने इनके एक्सपेरिमेंट देखे, उसमें यही हमने पाया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है किसी क्लोज सर्किट में, तो वो आपका एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जनरेट होगा। तो ये जो फैराडे साहब के अलग अलग ऑब्जर्वेशन थे एक्सपेरिमेंटल, उन्होंने कहा कि हम एक लॉ देंगे। उन्होंने एक लॉ दिया जिसको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ये जैसे लेंजेस लॉ तो डायरेक्शन बताता है, फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको मैग्नीट्यूड बताता है, वैल्यू बताता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की। तो उनका लॉ कुछ इस तरीके से था कि जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा, पैदा होगा एक क्लोज सर्किट में या फिर कॉइल में, वो किसके बराबर होगा? वो आपका होगा नेगेटिव जो टाइम रेट है चेंज का मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, इसका जो रेट है, जो फाई बाई टी, जो फाई बाई टी चेंज हो रहा है, डी फाई बाई डी टी या डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी करें आप, जो चेंज हो रहा है यही जो होगा ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा। नेगेटिव इसलिए अभी बताता हूं क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। मान लीजिए कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, हर एक टर्न जो कॉइल की है फाई है और डेट टाइम टी पे फाई है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है। जो फ्लक्स चेंज हो रहा है मान लीजिए डेल्टा फाई, क्योंकि फाई टू से फाई टू माइनस फाई वन, डेल्टा फाई मान लिया, टी टू माइनस टी वन आपने डेल्टा टी मान लीजिए। टी टाइम में डेल्टा फाई ये से डेल्टा फाई डेल्टा टी टाइम में चेंज हो। तो फैराडे लॉ क्या कहता है? फैराडे लॉ ये कहता है कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ईएमएफ पैदा होगा, जो वो किसके बराबर होगा? नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसका जो टाइम के साथ चेंज है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, इसका नेगेटिव ही इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है। नेगेटिव साइड क्यों बता रहा है? क्योंकि लेंजेस लॉ ये कहता है कि अगर आप नॉर्थ पोल को इधर की तरफ कॉइल की तरफ भेजेंगे, ये नॉर्थ पोल है तो ये नॉर्थ पोल ही बनाएगा, राइट। तो ये आपस में अपोज करेंगे, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। अगर आप इंस्टेंटेनियस लेना चाहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेना चाहते हैं, ये तो आपने T2 माइनस T1 कितना भी हो सकता है, 1 घंटा, 1 दिन, 50 दिन हो सकते हैं, है ना। आपको बहुत छोटा टाइम चाहिए तो उसके लिए हमको डेल्टा टी को लिमिट लगानी पड़ेगी, बहुत कम है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और जब हम डेल्टा टी टेंड्स टू, जब भी कभी लिमिट लगाते हैं तो डेल्टा डी में चेंज हो जाता है, डी फाई बाई डी टी आ जाता है। यदि मान लीजिए एन टर्न्स है, हमने कहा एक ही टर्न है तब तो ठीक है, लेकिन अगर एन टर्न्स हो गए तो फाई को भी तो चेंज करना पड़ेगा। फाई तो ये एक टर्न के लिए था, लेकिन अगर एन टर्न्स है तो फिर एन फाई हो जाएगा। एक टर्न के लिए फाई, एन टर्न्स के लिए एन फाई।
इसके अलावा जो रेट ऑफ चेंज है फ्लक्स का, मतलब फ्लक्स जिस तरीके से समय के साथ चेंज हो रहा है हर टर्न के हिसाब से, वो तो सेम रहेगा। तो आप क्या कहेंगे, माइनस डी बाई डी टी, यहां पर फाई की जगह एन फाई कर देंगे क्योंकि आपके एन टर्न्स है यहाँ पे। ओके, एन टर्न्स है तो ये हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी। तो इसका मतलब जो फैराडे लॉ है वो कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर आप वोल्टेज की तरह समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस की तरह समझिए, जो प्रोड्यूस हो रहा है एक कॉइल में जिसके एन टर्न्स है उसको हम कहते हैं E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। और यही आपका फैराडे लॉ है। ये आपको मैग्नीट्यूड दे रहा है कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ही आपको बताता है कितना करंट है। तो ये हमने पहला पार्ट देखा अपने डिस्कशन का, और भी बाकी है। बहुत शुक्रिया और बहुत मेहरबानी आप सभी की।